बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट current whose value changes with time and alternately become positive and negative is called alternating current। ऐसा करंट जो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और समय के संग बदलता रहता है उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। और ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। ये साइन वेव है, ये कॉस वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है, ये रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव है। अब देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट which does not change with time। ऐसा करंट जो टाइम के संग चेंज नहीं होता इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को डीसी बोलते हैं। इट इज़ गिवन बाय बैटरी। बैटरी हमें डायरेक्ट करंट देती है, मतलब कहीं पर बैटरी लगी हो तो मतलब करंट कैसा लेंगे, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू टाइम के संग चेंज नहीं होती, उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू टाइम के संग चेंज हो और पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब एसी को जनरेट करने के लिए एसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर का दूसरा नाम है डायनामो। इट इज़ अ डिवाइस which is used to generate AC। ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए जो हम डिवाइस लेते हैं उसे कहते हैं एसी जनरेटर। प्रिंसिपल इट इज बेस्ड on a principle of electromagnetic induction। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेन फ्लक्स चेंज EMF इज इंड्यूस्ड। जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में
मैग्नेट होती है, मैग्नेट के बीच में कॉइल होती है, कॉइल आयरन कोर के ऊपर लपेटी होती है, दो स्लिप रिंग्स होते हैं, S1 और S2 स्लिप रिंग्स हैं, और यहाँ कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। तो ये कार्बन के ब्रशेस हैं B2 और B1, और ये स्लिप रिंग्स हैं, ये कॉइल है जो कि मैग्नेट के बीच में घूमती है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में कॉइल घूमती है, और कॉइल को स्लिप रिंग से कनेक्ट करा रहता है। ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड है कॉइल। स्लिप रिंग कॉपर की रिंग्स होती हैं। अब देखते हैं एसी जनरेटर में करंट कैसे फ्लो करता है। मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो कॉइल जो है ऐसे घूम रही है। तो अब हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालेंगे और बताएंगे कि आधे चक्कर के बाद इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कैसे कर लेता है। तो कॉइल ऐसे घूम रही है, तो हमको मालूम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, तो ये इंड्यूस करंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, और मोशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर अगर इनका नाम दे दूं ABCD, तो AB जो कंडक्टर है वो बाहर आ रहा होगा। तो AB बाहर आ रहा है, तो मैंने अंगूठा बाहर की तरफ किया है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। देखिए, इस पे नीचे आके स्लिप रिंग में से होके करंट इधर जाएगा। और अगर मैं आफ्टर हाफ टर्न देखूं, आफ्टर हाफ टर्न क्या स्थिति है, आफ्टर हाफ टर्न देखें तो इसी डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं हाफ टर्न के लिए। हाफ टर्न बाद क्या होगा, AB कंडक्टर उधर चला जाएगा, हाफ टर्न के बाद AB कंडक्टर इधर चला जाएगा, और जो CD कंडक्टर है वो तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा। डायग्राम पे ध्यान दें, डायग्राम कैसे बनाया है। ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ये ब्रशेस हैं B1 B2। अब देखिए, अब हम करंट का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे होगा फिर। अब CD कंडक्टर इधर आ गया है, और AB कंडक्टर इधर आ गया है, लेकिन जनरेटर का जो कॉइल है वो तो अभी भी ऐसे ही घूम रहा होगा। तो पहले AB कंडक्टर बाहर आ रहा था, अब CD कंडक्टर बाहर आएगा। तो अब देखें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, CD कंडक्टर बाहर आ रहा है, तो अंगूठा मोशन को दिखा रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसे होगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अब ऐसे होगा, पहले भी ऐसे ही था, अब ऐसे होगा। लेकिन देखना हुआ क्या कि करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इस स्लिप रिंग से होता हुआ करंट इधर आ जाएगा, और करंट इधर आएगा। तो आपने देखा देखा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। पहले करंट इधर जा रहा था, अब करंट इधर जा रहा था। तो आफ्टर हाफ टर्न जो होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको लॉजिकली समझाया है कि इसमें हो क्या रहा है। मैथमेटिकली भी समझाएंगे कि मैथमेटिकली करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है। तो AC जनरेटर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम 4 पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम 4 पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आता है आर्मेचर। सबसे पहले आर्मेचर आता है। आर्मेचर क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल it is a rectangular coil
having large number of turns, and wounded on आयरन कोर के ऊपर लपेटते हैं, so that magnetic flux link increases. आयरन कोर के ऊपर लपेटने से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा लिंक होता है, आर्मेचर। दूसरा होता है फील्ड मैग्नेट। It is a strong electromagnet. In which coil is rotated. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जिसमें कॉइल को रोटेट करा जाता है, फील्ड मैग्नेट। अब देखो ब्रशेस, these brushes are made up of graphite and they are kept in touch with slip rings. तो ब्रशेस हैं B1 एंड B2, स्लिप रिंग से टच करके रखे होते हैं, और ये दे आर यूज टू फॉर्म एक्सटर्नल सर्किट। नेक्स्ट है, चौथा पार्ट है स्लिप रिंग्स। These are rings made up of कॉपर की रिंग होती हैं, एंड आर कनेक्टेड विद अ कॉइल, कॉइल से कनेक्ट करने के रखी होती हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो ये डायग्राम एक बार फिर देख लेते हैं। ये आर्मेचर है, मतलब ये कॉइल है कॉपर की, आयरन की कोर पे लिपटी होती है। ये कॉपर की स्लिप रिंग्स हैं, ये कनेक्टेड होती हैं तुम्हारे कॉइल से। और ये दो ब्रशेस हैं, कार्बन के ब्रशेस हैं, ग्रेफाइट के। और ये फील्ड मैग्नेट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वर्किंग when coil is rotated, flux change, एंगल बदलने से फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स चेंज एंड EMF इज इंड्यूस। and induce current flow which alternately become positive and negative। का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा।
और जो ओमेगा होता है वो होता है थीटा अपॉन टाइम, तो थीटा होता है ओमेगा टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है टाइम के संग बदल रहा है। अब फैराडे ने हमें बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्लक्स की वैल्यू रख देता हूँ बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ई हो जाएगा माइनस एन बी ए, अब बी ए बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इसे बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं, नवाब साइन ओमेगा टी। तो जो E इज इक्वल टू हम लिख लेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ई नॉट जो है वो है नवाब, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ, एन ओमेगा ए बी। मैक्सिमम ईएमएफ को हमने ई नॉट मान लिया है, मैक्सिमम ईएमएफ को हमने ई नॉट मान लिया है। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं करंट कैसा होगा। तो करंट का जो फार्मूला पड़ा है, करंट का जो फार्मूला पड़ा है वो पड़ा है बेटा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ई आई का फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ई नॉट अपॉन आर को हम कह सकते हैं करंट, मैक्सिमम करंट। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब देखिए हम मैथमेटिकली दिखाएंगे कि करंट जो है ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है और वोल्टेज भी ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। अब देखिए ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी और फ्लक्स था बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखते हैं क्या करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा को हम लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी, और कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे t बराबर 0 पे ईएमएफ कितना, जब मैं t की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो e की वैल्यू भी 0 आएगी। t/4 पे कैसा ईएमएफ है, जब मैं t की जगह t/4 रखूँगा t कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, साइन π/2 बेटा 1 होता है, तो e नॉट हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ। जब मैं t/2 रखूँगा, जब मैं इधर t/2 रखूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई जो होता है वो होता है 0, साइन 180 0 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। जब मैं 3t/4 रखूँगा तो ये आ जाएगा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 साइन 270 होता है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस ई नॉट आ जाएगा। और जब मैं t रखूँगा तो ये साइन 2π हो जाएगा, साइन 2π साइन 360 डिग्री हो गया, और साइन 360 भी 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ आ रहा है। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा आ रहा है, इसको प्लॉट कर लेते हैं, t/4, t/2, 3t/4 और t। तो पहले वैल्यू उसकी 0 है, t बराबर 0 पे 0 है, t/4 पे ई नॉट है, t/2 पे फिर 0 है, 3t/4 पे माइनस ई नॉट है और 0 है, तो ये साइन कर्व है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो फ्लक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे ही फ्लक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, तो फ्लक्स है
बी ए कॉस 2π/t इंटू टी, ये फ्लक्स है। तो t की वैल्यू 0 रखूँगा तो cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है तो फ्लक्स बी ए हो गया मैक्सिमम। t की वैल्यू ty4 रखूँगा, टाइम की वैल्यू ty4 रखूँगा तो cos π/2 आएगा, cos π/2 यानी cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 हो गया। फिर जब मैं ty2 रखूँगा तो ये cos पाई आएगा, cos पाई -1 होता है तो -b। सिमिलरली इस टेबल को कंप्लीट करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, ये b आ जाएगा। तो अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाऊँ तो फ्लक्स का ग्राफ पहले बी ए है, फिर 0 है, फिर -b ए है, फिर 0 है और फिर b ए है। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूँ तो फ्लक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ से मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि जिस समय फ्लक्स 0 होता है उस समय ईएमएफ मैक्सिमम होता है, और जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम होता है उस समय ईएमएफ 0 होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कहीं, बहुत जगह पूछा जाता है कि जिस समय फ्लक्स 0 है उस समय ईएमएफ कितना है। तो उल्टा है, जिस समय फ्लक्स 0 होगा उस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस समय फ्लक्स 0 होगा। तो ये इस ग्राफ से पता लग रहा है, आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं।